Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, Population Dynamics. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवर पॉपुलेशन से। क्या होता है ओवर पॉपुलेशन पहले समझो, फिर हम बुक में देख लेंगे। एक एरिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो जितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, उस पॉपुलेशन से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो इसे ही क्या कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है बात। एक एरिया है जहाँ पर 100 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ पर जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इतनी है कि वो 100 लोगों का भरण पोषण कर सकती है, 100 लोगों को पाल सकती है। अगर उससे ज़्यादा वहाँ लोग हो गए तो उसे क्या कहेंगे, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है बात। चलो पढ़ते हैं। जो टर्म है ओवर पॉपुलेशन, उसका मतलब होता है टू ग्रेट आ पॉपुलेशन फॉर अ गिवन रीजन टू सपोर्ट। एक रीजन, एक जगह जितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन। ये वो कंडीशन है जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी डेंस हो जाएगी कि ये क्या करेगी, एनवायरमेंटल डिटोरिएशन। एनवायरमेंट में जैसे लैंड है, लेबर है, फिर आपका माउंटेन है, रिवर्स हैं, एयर है, वाटर है, इन सब की कंडीशन ख़राब होने लग जाएगी। ज़्यादा यूटिलाइजेशन की वजह से रिवर्स ख़राब होंगी, लैंड की क्वालिटी ख़राब होगी, एयर की क्वालिटी ख़राब होगी। और लेबर कैसे ख़राब होगा बेटा, जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या में लेबर होंगे तो उन्हें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगी, है ना। तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए कि वो कॉज कारण बन जाए किसका, एनवायरमेंटल डिटोरिएशन, एनवायरमेंट की क्वालिटी ख़राब करने का। और फिर इससे मिलेगी आपको इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और अ पॉपुलेशन क्रैश। इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन क्रैश। वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें मिलनी चाहिए वो वैसी नहीं होगी। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है इम्पेयर्ड, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इम्पेयर्ड मतलब बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, है ना। तो हमारी जो लाइफ होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, वो क्या करेगी, बिगड़ जाएगी। अगर एक एरिया में जितने रिसोर्सेज है वो जितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा पॉपुलेशन रहने लग जाए तो। ठीक है बात। फर्स्ट, देयर आर टू मेनी पीपल आर नॉट इनफ रिसोर्सेज टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इतने लोग हो गए हैं कि जो रिसोर्सेज उतने हैं ही नहीं कि वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाए रखा जा सके। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये सब की बेसिक नीड है ना, ये बेसिक नीड भी पूरी हो जाए इसमें भी मुश्किल आने लग जाएगी। ठीक है। चलो, टू मेनी पीपल, इतने ज़्यादा लोग हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त नहीं है। नॉट इनफ लिखा है ना, मतलब पर्याप्त नहीं है। किसके लिए पर्याप्त नहीं बचा, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक प्रॉपर जो रहने का तरीका होता है उसको मेंटेन करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है उस रीजन में। इसे कहा जाएगा अनडिजायरेबल कंडीशन। क्या कहेंगे, वो कंडीशन जो हमें ज़रूरत में नहीं है, अनडिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब जो चीज़ें हमारे हित में है, अनडिजायरेबल कंडीशन हो जाएगी जहाँ पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है जो एग्जिस्ट कर रही है वो एक्सीड कर जाएगी अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी से। अर्थ जितने लोगों को कैरी कर सकती है या वो एरिया जितने लोगों को कैरी कर सकता है उससे भी ज़्यादा लोग हो जाए, ऐसी सिचुएशन ही क्या होती है, ओवर पॉपुलेशन। अगर हम ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की बात करें तो वो है चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, जापान। फिर से अगर मैम पूछेगी राइट डाउन द नेम ऑफ 5 ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, व्हाट विल यू राइट? चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड जापान। जितनी भी ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसा नहीं है कि उन सब की हाईएस्ट पॉपुलेशन ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं चाइना और इंडिया की बात करूँ तो ये फर्स्ट और सेकंड है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया। अगर हम इनकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास, चाइना। दूसरे नंबर पे कौन है, इंडिया। बट दे आर रैंक्ड लोअर इन इंडेक्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। पर ये जो ओवर पॉपुलेशन का इंडेक्स है उसमें इनकी रैंक कहीं नीचे है। मेरी बात सुनो, जनसंख्या बहुत होना, पहली बात तो ये है। तो चाइना और इंडिया में ऑब्वियसली बात है जनसंख्या बहुत है, पर ओवर पॉपुलेशन को हम हमेशा किस एस्पेक्ट में देखते हैं, एरिया के एस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक हुई बात। अब जैसे जो चाइना है बहुत बड़ी कंट्री है,
इंडिया के पास भी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है, ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन में इनकी रैंक कहीं लोअर हो सकती है। पर पर फर्स्ट और सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं के पास है। फर्स्ट में चाइना के पास, सेकंड में इंडिया के पास। चलो, अब अगर हम बात करें कि ओवर पॉपुलेशन से क्या होगा, तो ओवर पॉपुलेशन से स्ट्रेन आएगा, जोर पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ से एक स्ट्रेन आता है कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएगी। जो ओवर पॉपुलेशन इंडेक्स है उसे कंसिडरेशन में लिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, लैंड एरिया कितना है, फूड प्रोडक्शन कितना होता है, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं। तो जो ओवर पॉपुलेशन का इंडेक्स है जब वो तैयार किया जाता है तो उसमें किस किस चीज़ों को देखा जाता है बेटा। पहली बात तो कि पहले हम देखेंगे टोटल पॉपुलेशन कितनी, फिर हम देखेंगे कि लैंड एरिया उनके पास कितना है। जैसे चलो छोड़ो, जैसे अभी हम बाद में बात करेंगे टोटल पॉपुलेशन फिर टोटल एरिया, फिर देखेंगे वहाँ पे फूड प्रोड्यूस होता है कि नहीं उस क्वांटिटी में, वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, टोटल एरिया कितना है अंडर कल्टीवेशन में। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन इंडेक्स तैयार किया जाता है। ये है ओवर पॉपुलेशन बैंगलोर इंडिया की पिक्चर। अब ये भी मेजर करेगा बच्चा कि पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है, एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ कंट्री ऑन इट्स रिसोर्स। जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उस पर कंट्री कितने दिनों तक सस्टेन कर पाएगी। पर कैपिटा कंजम्पशन क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, रिन्यूएबल रिसोर्सेज लैंड वाटर, लैंड नहीं वाटर है ना, फॉरेस्ट। On the basis, many countries of Europe and Middle East rank among the top 20 overpopulated countries. अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, रिन्यूएबल रिसोर्स कंजम्पशन की, सस्टेनेबिलिटी की, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस पर कितने दिन तक एक कंट्री सर्वाइव कर सकती है, तो बेटा इसमें बहुत सारी यूरोप की कंट्री, मिडिल ईस्ट की कंट्री की जो रैंक है वो टॉप 20 में आ जाएगी ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यूके 17th है ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज की लिस्ट में। अब क्या कारण होते हैं बच्चा जिन वजह से ओवर पॉपुलेशन होता है, कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। फर्स्ट है डिक्लाइन इन द डेथ रेट, डेथ रेट में कमी आना, डिक्लाइन करना किसी भी चीज़ का कम होना। तो एट द रूट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ तो कंटिन्यूस उतने ही हो रहे हैं बेटा, बर्थ तो जितने होने थे उतने ही हो रहे हैं, पर जो डेथ रेट है, बर्थ रेट तो उतनी ही है पर जो डेथ रेट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। क्यों कम हो गई, क्योंकि आज हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, डायग्नोस कर सकते हैं बीमारियों को, एक अच्छे इलाज की सुविधा है, तो डेथ रेट हो गई है कम, बर्थ रेट उतनी ही है। इस वजह से एक कारण बनता है ओवर पॉपुलेशन का डिक्लाइन इन डेथ रेट, है ना, जो डेथ रेट है वो कम हो गई है। If the number of children born each year equals to the number of adults that die, then population will stabilize। मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं अगर उतने ही यूथ या उतने ही एज्ड लोगों की डेथ हो जाए तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज रहेगी। पर अगर पैदा होने मतलब बच्चे जो पैदा बोर्न ज़्यादा होते रहे, पैदा ज़्यादा होते रहे, मरे कम, तो वैसे वादी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये एक बैलेंस होना चाहिए, जितने बच्चों का बर्थ हो रहा है उतनी ही डेथ भी हो। पर ऐसा कोई पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमने एग्रीकल्चर में बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं, ठीक है, हमने नहीं की, हमारे एंसेस्टर्स ने की, पूर्वजों ने की है। डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर बाय आर एंसेस्टर, एंसेस्टर होते हैं हमारे पूर्वज, है ना, was one factor that provided them with ability to sustain their nutrition without hunting। जब से एग्रीकल्चर आया तो हमारे पूर्वजों ने एग्रीकल्चर को ढूंढा, एग्रीकल्चर के बाद जो लोगों की डिपेंडेंस थी हंटिंग पे, गैदरिंग पे, वो कम हो गई। इससे पहला इम्बैलेंस क्रिएट हुआ दो रेट्स में। पहले देखो जानवर जब तक मिलते थे लोग खाते थे, फ्रूट जब तक होते थे खाते थे, उसके बाद मर जाते थे, तो बर्थ रेट डेथ रेट समहाउ सेम ही रहता था। पर हमने जब से एग्रीकल्चर को जाना समझा, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस करने लग गए, तो एक प्रॉब्लम हो गई कि बेटा अब जो हमारा बर्थ रेट है वो बढ़ा हुआ है और डेथ रेट हो गया है कम, ठीक है। अब लोगों के पास भरपेट खाना है तो लोग मर ही नहीं रहे, पहले ऐसा नहीं होता था। फिर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगे, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई, बीमारियों को डायग्नोस करने लगे, तो ये भी एक बहुत
बड़ा रीज़न है जिसने इस बैलेंस को डिस्टर्ब किया है। साइंस की वजह से अब हम लोग बेटर फूड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, विच अलाउड फैमिलीज टू फीड मोर माउथ्स। और अब ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में जितने भी मेंबर हो जाए उन सबको हम फीड करने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब लोगों को खाना खिला सकते हैं, क्योंकि आज हमने HYV सीड्स बना लिया है। क्या बना लिया बेटा? अगर घर में पापा हो या कोई भी फार्मिंग बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ तो उससे पूछना है। HYVs, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। आज हमारे पास फर्टिलाइजर है, मेन्योर है, वेडिसाइड है, पेस्टिसाइड है, जिसकी वजह से बेटा हम लोग हमारी फसल को बचा पा रहे हैं। एग्रीकल्चर की ग्रोथ अच्छी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिला पा रहे हैं, फूड दे पा रहे हैं। मेडिकल साइंस ने भी बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं। अब हम होल रेंज ऑफ डिसीजेस को डिफीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पहले जिन छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाया करते थे अब उनके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है ना। इलनेस दैट हैड क्लेम थाउजेंड्स ऑफ लाइफ वर क्योर्ड बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन्स। और वैक्सीन्स की वजह से अब हम बहुत सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं। आज हमारे पास हेपेटाइटिस बी का क्या है, वैक्सीनेशन है। हमने कोरोना का वैक्सीनेशन बना लिया है, और पोलियो का वैक्सीनेशन हमारे पास है। तो बहुत सारे वैक्सीनेशन की वजह से भी थाउजेंड्स ऑफ लाइफ हम सेव कर पाए हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी बच्चा, कि कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे फैमिलीज़ को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती थी। वो मतलब जो औरतें होती थी वो मदर नहीं बन पा रही हैं। कई बार मतलब पेरेंट्स में, मतलब मेल में प्रॉब्लम है इसलिए वो फादर नहीं बन पा रहे, पर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आ गया है। ठीक है, अब अगर किसी फीमेल को प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में, वो डॉक्टर को दिखाएगी, डॉक्टर उसको प्रॉपर मेडिकल चेकअप के बाद बता देगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस ऑर्गन को हम इस तरीके से, मतलब कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से वो जो फीमेल है वो कंसीव कर पाएगी। मेल की भी जो प्रॉब्लम है उन्हें भी उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। इवन अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो हमारे पास IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, वो भी हमारे पास है। इफेक्टिव मेडिसिन की वजह से जो चांसेस हैं कंसेप्शन के वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से भी बर्थ रेट में राइज हुआ है। ड्यू टू मॉडर्न टेक्निक्स प्रेगनेंसीज टुडे आर फार सेफर। पहले की प्रेगनेंसीज इतनी सेफर नहीं हुआ करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि फीमेल प्रेग्नेंट होती थी, औरतें प्रेग्नेंट होती, उन्हें पता भी नहीं चलता था, पर आप इजीली अब डायग्नोस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फिर अर्ली एजेस में हमें बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है, मेडिसिन मिल जाती है, जिसकी वजह से आज प्रेगनेंसी सेफ है, पहले नहीं होती थी। जैसे फोलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम है, ये डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देता है जैसे आप डॉक्टर को चेकअप कराने जाते हैं कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कंसीव किया है। पहले ऐसे नहीं होता था बेचा। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, जो फैमिली प्लानिंग को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिटरेसी नहीं है, इलिटरेसी है, वहाँ पर लोग समझदार नहीं है, इग्नोरेंट है, तो फैमिली प्लानिंग को यूज़ नहीं करते हैं। कुछ तो बोलते हैं बच्चे भगवान की देन है, जितने हों उतने कम, मतलब बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो लिटरेसी होना ज़रूरी है, समझदारी होना ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इलिटरेसी और इग्नोरेंस की वजह से लोग फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब जो लार्जर प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, वो रिलेटिवली स्मॉल वर्किंग सेक्शन पे डिपेंड करता है जो कि काम कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चा जितनी ज़्यादा जनसंख्या में लोग होंगे उतना ही जॉब बढ़ जाए, ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं। तो काम उतना ही रहेगा, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास काम नहीं होगा। बहुत सारी अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है। किसके लिए? अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ देयरफॉर हाई, इसीलिए वहाँ पर जो बेरोजगारी है उसकी रेट बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर्स की, क्योंकि इनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है ना, ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, एजुकेशन प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तो वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। तो जो स्किल्ड वर्कफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है कि भैया इस व्यक्ति को हम काम में रखेंगे जिसको ये आता होगा, तो वो भी नहीं है। इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो बेटा रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लोग शहरों में आ जाते हैं जहाँ उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि इजीली उन्हें काम मिल जाए।
मोर ओवर टाउन्स बिकम ओवर क्राउडेड, और ये गांव के लोग जब शहरों में आके रहने लग जाते हैं तो स्लम बना लेते हैं। ना तो वहाँ पर हाइजीन होता है, ना ही सैनिटेशन होता है, ना ही प्रॉपर क्लीन वाटर मिल पाता है इन लोगों को। तो वो एक अलग ही प्रॉब्लम बन जाती है फिर। टाउन्स ओवर क्राउडेड हो रहे हैं और जो कंडीशन है, लिविंग कंडीशन है, वो ख़राब से ख़राब होती जा रही है। हाउसिंग और अगर हेल्थ की बात करें तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में बहुत लो है बेटा। ओवर पॉपुलेटेड क्यों कहा? क्योंकि रीजन जिस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता था उतने रिसोर्सेज से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो obvious सी बात है कि जो लोगों की रहने की कंडीशन होगी वो लो ही होगी। हाउसिंग कंडीशन प्रॉपर नहीं होंगी, लोग हम बहुत सारे लोग गरीब होंगे, एरियाज ओवर क्राउडेड होंगे। बेटा अगर किसी ओवर क्राउडेड एरिया में हम रहेंगे ना तो वहाँ पर हाइजीन नहीं होगा, न्यूट्रिशन भी नहीं होगा। ठीक है बात। और जब हाइजीन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार होंगे। और जो बच्चा कुपोषण का शिकार है, जो माल न्यूट्रिशन है बेटा, उसे कोई भी बीमारी इजीली पकड़ लेगी। यहाँ पर स्प्रेड ऑफ डिसीज आसानी से हो सकता है। एक व्यक्ति को कोई बीमारी हुई तो पूरी कॉलोनी, पूरा स्लम एरिया उससे सफ़र करेगा। ठीक है बात। तो ना हाइजीन है ना न्यूट्रिशन है, इसकी वजह से होगी हेल्थ प्रॉब्लम। कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम? माल न्यूट्रिशन। और कोई माल न्यूट्रिशन बच्चा है ना बेटा, कुपोषित बच्चा है, उसको और भी बीमारियां बहुत जल्दी लग जाएंगी। प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज इज हैम्पर्ड बाय इनसैनिटरी कंडीशन। अब बीमारियों से अपने आप को ये लोग कैसे बचाएंगे? कैसे बचा सकते हैं हम? जो प्रॉपर क्लीनिंगनेस हो, साफ सफाई हो, पर यहाँ पर तो जो कंडीशन है वो बहुत इनसैनिटरी हैं। बाय द इग्नोरेंस ऑफ पीपल एंड बाय लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि यार हमें हमारे घर के आसपास साफ सफाई रखनी है, ठीक है, टॉयलेट्स को क्लीन रखना है, जो गार्बेज एरिया है, गार्बेज है उसको कवर करके रखना। कई बार इन्हें पता ही नहीं होता, और कई बार बेटा इनके पास इतने रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब इतना पैसा ही नहीं होता कि ये उस चीज़ को प्रॉपरली डील कर पाए। इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन की बात करें कि ये जो ओवर पॉपुलेशन है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहला प्रभाव होता है बेटा डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की जो क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे करके डिप्लीट होती जाती है, खत्म हो जाती है। प्रेशर पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज से, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना प्रेशर नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो जो फूड है, फ्रेश वाटर है, इनकी सप्लाईज हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, पर ये होती नहीं है। ये इनएडिकेट है, इनसफिशियंट है। इनएडिकेट मतलब अपर्याप्त, इनसफिशियंट मतलब पूरी नहीं है। ठीक है बात। इससे क्या होगा? माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी। एज अ रिजल्ट द इम्पोर्ट वुड इंक्रीज, और इस वजह से कंट्री को इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम किसी दूसरी कंट्री से कुछ लेते हैं तो वो होता है इम्पोर्ट। जैसे हमने यूएसए से वीट इम्पोर्ट किया, मतलब वीट मंगवाया, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री को बेचना। ठीक है होती बात। चलो, तो इम्पोर्ट बढ़ जाते हैं जिससे इकॉनमी डेट में आ जाती है। डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। जब हम दूसरी कंट्री से सामान मंगवाएंगे तो हमें उसे पेमेंट करना पड़ेगा। उतना पैसा अगर हमारे पास नहीं हुआ तो हम कर्ज में आ जाएंगे, डेट में आ जाएंगे। ये एक और इम्पैक्ट है देखो बेटा ओवर पॉपुलेशन का डेवलपिंग कंट्रीज में। लोग कैसे कैपेसिटी से बाहर चल रहे हैं इस ट्रेन में। देन एम्प्लॉयमेंटल हैजार्ड्स। जो ओवर पॉपुलेशन होती है उससे एरिया की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे डिफॉरेस्टेशन होने लगेगा। नेचुरल डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई चालू हो जाएगी। अब पेड़ ही कट जाएंगे तो उसमें रहने वाले, उसके ऊपर रहने वाली चिड़िया, कौवा, मिट्ठू, इन सब का भी लॉस हो जाएगा, नेचुरल हैबिटेट का लॉस हो जाएगा। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा देते हैं बच्चा, अर्बनाइजेशन अपने आप बढ़ने लग जाता है। अर्बनाइजेशन मतलब वो एरिया जहाँ पहले जंगल हुआ करते थे अब उसको काट के हम सिटीज़ बना रहे हैं। ठीक है बात। इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए भी हम यही कर रहे हैं, जंगलों को काट के एरिया तैयार कर रहे हैं। तो इससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में, और क्या बढ़ जाती है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग। पहली बात तो आप पेड़ों को काट रहे हो जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेते थे, यूज़ कर लेते थे, ऊपर से आप फैक्ट्रीज को बढ़ाते जा रहे हो जो कार्बन और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो कार्बन को एब्जॉर्ब करने वाले पेड़ सब आपने कट कर दिए और फैक्ट्रीज बना दी जो कार्बन को और बढ़ाती जा रही है एनवायरमेंट में। तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। देन अनएम्प्लॉयमेंट इन पार्टी। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, ओवर पॉपुलेशन होगी, उससे जॉब्स की कमी आएगी ही आएगी। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, स्कैरसिटी मतलब कमी। एज अ रिजल्ट जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है, वो गरीब रह जाएगी क्योंकि उसके पास काम करने को ही नहीं है। देयर फोर वुड बी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग।
लिविंग ड्यू टू प्रेशर ऑन द इकॉनमी। इकॉनमी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। चीज़ें उतनी ही हैं, उसको खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो बेटा क्या होगा, चीज़ें महंगी होते जाएंगी, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाएगा। हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात करें, हेल्थ एंड सैनिटेशन मोर लैंड यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को यूज़ करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर, स्लम एरिया बना के रहने लग गए, झुग्गी झोपड़ी बना ली, इससे हेल्थ हेल्थ कंडीशन कैसी हो जाती है बेटा, लोअर, कम हो जाती है। ओवरऑल जो सैनिटेशन है, जो साफ़ सफाई है, हाइजीन है, वो हो जाता है ख़त्म। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बेटा, जब मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होती है तो भी पॉपुलेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होती, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बढ़ जाता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो रेट है बच्चा जो पर 1000 बच्चों पे कैलकुलेट किया जाता है कि पर 1000 बच्चे जब पैदा हुए, मतलब 1000 बच्चे जब पैदा हुए, तो उस पे कितने बच्चे मर गए, अपना 1 साल पूरा नहीं किया जिन्होंने, जिस दिन जन्मे उससे 1 साल के पहले ही जो मर गए, उन्हें क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। 1000 बच्चों के ऊपर ये कैलकुलेट होता है। इम्बैलेंस इन ट्रेड, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वुड बी स्पेंट ऑन मेडिकल केयर, बहुत बड़े अमाउंट आपको मेडिकल केयर पे देना पड़ेगा। लोगों को घर में ज़्यादा खर्च करेंगे, मतलब घर बनाने पे खर्चा करना पड़ेगा, पब्लिक फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, उतने ही हॉस्पिटल, उतने ही स्कूल्स, उतनी कॉलेज, उतनी यूनिवर्सिटी। इस वजह से क्या होगा, जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, सरकार जो पैसा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे लगा सकती थी, बड़े बड़े डैम्स बना सकती थी, अब वो नहीं बना पाएगी। क्यों नहीं बना पाएगी बेटा, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किसके ऊपर करना है, मेडिकल केयर पे, हाउसिंग पे। बेटा ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज जो होती है ना, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा भी नहीं करती। तो अगर कोई कंट्री रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं करेगी, तो तुम लोगों को लगता है कि वो सुपीरियर गुड्स बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। तो वो कंट्री डिपेंड करेगी दूसरी कंट्रीज पे, डेवलप्ड कंट्रीज पे, सुपीरियर गुड्स के लिए। क्यों, क्योंकि इनकी कंट्री में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा हो ही नहीं रहा, जिससे क्या होगा, ट्रेड में एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इंपोर्ट आपके ज़्यादा हो जाएंगे और एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। आप फॉरेन करेंसी खर्च ज़्यादा कर रहे हो बाहर से चीज़ें मंगवाने में, और आप बेच तो कम रहे हो, मतलब फॉरेन करेंसी कमा कम रहे हो और खर्च आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है। इससे आपका ट्रेड तो इम्बैलेंस होगा ही होगा, हमारी कंट्री के ऊपर डेट भी होगा। बेटा अंडर पॉपुलेशन हम देखेंगे तो ओवर पॉपुलेशन का उल्टा ही होगा। ओवर पॉपुलेशन में हमने देखा था, कंट्री एक एरिया के जितना रिसोर्स है, वो जितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अंडर पॉपुलेशन में एक एरिया में जितने रिसोर्सेज हैं वो जितनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं उससे कहीं कम पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। ठीक है बात, रिसोर्सेज 100 लोगों को सपोर्ट करते, रहने वाले 10 ही लोग हैं, तो बेटा वो जो रिसोर्सेज जो 90 लोगों के काम में आ सकते हैं वो क्या रह जाएंगे, अंडर यूटिलाइज्ड। ठीक है बात, चलो। अंडर पॉपुलेशन वहाँ होगी जहाँ कंट्री में जो पॉपुलेशन होगी वो कम होगी। अंडर पॉपुलेशन एग्जिस्ट व्हेन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज टू स्मॉल एंड देयरफॉर द पीपल आर अनेबल टू फुल्ली यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। कंट्री में जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि कंट्री में रहने वाले लोग कम हैं। इसी सिचुएशन को हम अंडर पॉपुलेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कैपेबल हैं कि वो कई ज़्यादा लोगों को, कई बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मच लार्जर पॉपुलेशन विथ नो कॉम्प्रोमाइज इन लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड वैसा ही रहेगा या उससे बढ़ा भी सकते हैं, और लोग भी यहाँ पर आके रह सकते हैं उससे अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, पर लोग हैं ही नहीं। अंडर पॉपुलेटेड एरिया की अगर हम बात करें कंट्रीज में तो वो मिलेंगे आपको कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है वहाँ पर मिलेगी आपको लो पॉपुलेशन, जैसे इक्वाटोरियल कॉन्गो, अमेजोन रिवर बेसिन। अमेजोन रिवर बेसिन पे भी बहुत कम लोग रहते हैं, इक्वाटोरियल कॉन्गो में बहुत कम लोग हैं। रिच प्रेरी रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड नेशंस की बात करें, टेरिटरीज की बात करें तो, आइलैंड की बात करें तो वो है पिटकैन आइलैंड, पिटकैन आइलैंड्स, मंगोलिया, नमीबिया, फ्रेंच गियाना,
ये अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, आइसलैंड, मॉरिटेनिया। फिर से एक बार सुनो कि वो आइलैंड, वो टेरिटरीज, वो नेशंस जो आज भी लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, वो है मॉरिटेनिया, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच गियाना, नमीबिया, मंगोलिया, पिटकैन आइलैंड। अब हम कॉजेज की बात करें, कॉजेज ऑफ अंडर पॉपुलेशन का, तो वो है फर्टिलिटी रेट। जो फर्टिलिटी रेट है बहुत सारी कंट्रीज में, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, वो ड्रॉप कर गया है टू अबाउट 2 चिल्ड्रन पर वीमेन। एक औरत से 2 ही बच्चे। ये ऑलमोस्ट, आप लोग भी, अगर आप जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा वो अपने देखेगा कि वो कितने भाई बहन हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो वो 2 ही होंगे। रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बायोलॉजिकल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो 2 ही होंगे, है ना। एक होगा, 2 होगा, आजकल 3 बच्चे 4 बच्चे नहीं होते हैं। तो जो फर्टिलिटी रेट है वो ड्रॉप कर गया है, 2 चिल्ड्रन पर वीमेन हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट बढ़ गया है, लिटरेसी के कारण, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, जिससे जो कॉस्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, इंक्रीजिंग द कॉस्ट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, रहने का कॉस्ट बढ़ गया है, तो लोग उतना ही चाहते हैं कि घर में फैमिली मेंबर्स हो जिनकी पूरी नीड्स वो पूरा कर पाए। ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा खर्चा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसीलिए कम बच्चे ही रखते हैं आजकल। मेकिंग द आइडिया ऑफ हैविंग बिग फैमिलीज इम्प्रैक्टिकल। और अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो कॉस्ट है वो इतना हाई हो गया है, प्रॉपर अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो गया। लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं कि भाई अब हम लोग एक फैमिली में ज़्यादा मेंबर रहें। अब लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया फैमिली प्लानिंग के टूवर्ड्स, ठीक है। फीमेल्स का सोशल रोल भी आ गया है। Changed attribute towards family planning and improvement in the social role of females has also affected the demographic attribute. पहले औरतें घर में रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 बच्चे 4 बच्चे नॉर्मल है, पर अब वो भी वर्किंग होती हैं, उनकी वर्किंग लाइफ सफ़र करती है, इसलिए 1 या 2 बच्चे ही वो भी करना पसंद करती हैं। एमिग्रेशन क्या होता है? एमिग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक कंट्री से कोई इंडिविजुअल जब निकल के दूसरी कंट्री में जाएगा, क्यों जाएगा? कि अब उसे परमानेंटली वहीं जाकर रहना है, इसे क्या कहेंगे? एमिग्रेशन। कुछ जरूरी नहीं है कि परमानेंटली रहे, कई बार 2-10 साल बाद वापस भी आ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। पर ये हमारी बुक क्या बोल रही है? एमिग्रेशन वो मूवमेंट है जहाँ पर लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, उनका इंटेंशन, उनका सोच, उनके विचार ये होते हैं कि वो परमानेंटली उस डेस्टिनेशन पर ही रहेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुश क्या होता है बच्चा? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्रेसिव पॉलिटिकल कंडीशन, पुअर इकोनॉमी। देखो, किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी एरिया से लोग क्यों जा रहे हैं? पुश फैक्टर, धकेलने वाला फैक्टर्स कौन सा है? कि भैया यार वहाँ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमी बहुत पुअर है, इसलिए लोग वहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं। दूसरा है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में क्या होता है? मतलब अब ये लोगों को खींच रहा है, इनवाइट कर रहा है। तो पुल फैक्टर में कंट्रीज के पास बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसीलिए लोग उस कंट्री में, उस स्टेट में, उस जगह में, उस रीजन में आना पसंद करते हैं। पुश मतलब जो धकेल रहा है, भैया यहाँ पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, रहने की कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत खराब है सब कुछ, तो वो बाहर जा रहे हैं। पुश। पुल मतलब जो खींच रहा है अंदर। Either way, this movement always has a negative effect on population. पॉपुलेशन पे नेगेटिव इफेक्ट ही होगा। जहाँ से लोग जा रहे होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जहाँ पर लोग आ रहे होंगे वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जहाँ से जा रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन कम होगी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बढ़ जाएगी। डिसीजेज, बहुत सारी डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं बच्चा जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। जैसे कुछ कुछ न्यू डिसीज़ के एमरजेंस की बात करें तो वो है HIV, एड्स, कोविड। इसकी वजह से अभी कोविड की बात करें बच्चा, लास्ट 3-4 ईयर्स में तो कोविड की वजह से बहुत सारी डेथ हुई हैं, बहुत ही सारी डेथ हुई है। ग्लोबली बहुत सारे लोग कोविड की वजह से जिनकी डेथ हुई है। और बेटा आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो HIV, एड्स कोरोना से कम नहीं था, वो भी बहुत ही भयंकर था। लोग डरने लग गए थे इस बीमारी के नाम से भी, पर अब बहुत हद तक हमने इस पे कंट्रोल कर लिया है। अब तो कोविड का वैक्सीन भी आ गया है, पर बहुत सारी डेथ इन 2 बीमारियों की वजह से हुई है। फेमाइन मतलब वो सिचुएशन होती है जहाँ पर फूड की स्कैरसिटी आ जाए। अब वो किसी भी वजह से आ सकती है, फ्लड की वजह से आ जाए, ड्रॉट की वजह से आ जाए, इसे अकाल बोलते हैं हिंदी में।
क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? अकाल। ठीक है बात। ये फ्लड की वजह से हो सकता है, ड्रॉट की वजह से हो सकता है, क्रॉप फेलियर की वजह से हो सकता है। बीइंग अ पुश फैक्टर इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन। लोग यहाँ से जाने की बात करेंगे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर पॉपुलेशन, ये हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है बात।